Hi everyone, welcome back to JKSSB online tutorial. This is Varsharani here. इंडियाज़ एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम के बारे में हमने कल जान लिया ये कब आया प्रोग्राम, क्या एम था, मतलब क्या नीड थी इस प्रोग्राम की हमें, और क्या क्या रॉ मटेरियल इसमें यूज़ होते हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं, कितने स्टेजेस हैं, ये सब हमने कल के वीडियो में देख लिया है। आज हम क्या देखेंगे, इसके ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज एयर गैपिंग इज डन फॉर। देखो पहला जो ऑप्शन है क्या लिखा है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। पहले तो देखो एयर गैपिंग क्या होती है, किसी चीज़ को आइसोलेट कर देना। एयर गैपिंग मीन्स आइसोलेट कर लेना किसी सिस्टम को या किसी जिसमें बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हो, ऐसे सिस्टम को। तो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारे डिफेंस के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए अगर वो लीक हो जाए तो नुकसान है। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ हमारे पास ही रहनी चाहिए। अगर वो किसी और के पास चली गई तो उसका मिसयूज हो सकता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, इनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के अंदर आती है। सारे नहीं, इंडिया में अभी 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जिनमें से 7 को क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिल चुका है और इनकी एयर गैपिंग भी हो गई है। तो एयर गैपिंग क्या होती है, फिर किसी सिस्टम को स्टैंड अलोन कर देना। स्टैंड अलोन समझते हो ना, जैसे वो कंप्यूटर्स देखते हो आप, तो जिस कंप्यूटर में ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है आपके उस बिजनेस के लिए, या जिस काम के लिए वो ऑफिस है, मतलब अगर आप बैंक के काम करते हो तो ऐसा कंप्यूटर जिसमें कोर इन्फॉर्मेशन है, अगर वो मार्केट में किसी कंपटीटर को पता चल गया तो आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। तो हम उस कंप्यूटर को अलग कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं बाकी कंप्यूटर से अपने, और उसको बोलते हैं हम स्टैंड एलोन। क्या बोलते हैं, स्टैंड एलोन, या फिर एयर गैप्ड सिस्टम बोलते हैं। वैसे ही जो हमारे पावर प्लांट्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, न्यूक्लियर, जो खास करके न्यूक्लियर एनर्जी जो ना बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब ये एस्पेक्ट होता है, लोगों की जानें जा सकती हैं। मतलब थोड़ी सी लापरवाही के कारण, थोड़ी सी लीकेज कहीं पे हो गई ना, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, पूरी पूरी लाइफ ख़त्म हो सकती है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, तो जिसको बचाना बेहद ज़रूरी है, तो उसकी एयर गैपिंग करी जाती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है पहला पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्या क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट ही आते हैं, जो पहले वाले क्वेश्चन में था? नहीं, सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों आएंगे, इसमें पावर और एनर्जी वाले रिसोर्सेज तो आएंगे ही आएंगे, साथ में डिफेंस भी आएगा। हमारे देश की अगर आप बात करें तो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, आर्म्ड फोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, PMO ऑफिस, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स, बहुत सारों में ये यूज़ होती है। और अगर बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, तो 7 ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं इंडिया में जिनको क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिल चुका है, और इनकी एयर गैपिंग भी हो गई है। एयर गैपिंग उसी की करते हैं जिसकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन वाज एटॉमिक एनर्जी कमीशन फॉर्म्ड। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो वैसे ही कमीशन फॉर्म कर लिया गया 1948 में। किस लिए किया था, ताकि हम इस्टेब्लिश कर सकें जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को। तो 1948, ये याद रखना आप। कल के वीडियो में हमने देखा भी था, ये पढ़ा था इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। तो पहले चेयरमैन कौन थे इसके, ये थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो ये कुछ और भी थे, ये थे फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, या बोल सकते हो कि फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, या इंडियाज एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम के फादर भी थे ये। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन्होंने ही फाउंड किया था, यही थे इसके फाउंडर भी। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेयर इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क सिचुएटेड। ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, ये 1957 में इसकी बुनियाद डाली गई थी। ये जो होमी जहांगीर भाभा थे, इन्होंने बनाया था इसे।
तो अब ये है ट्रॉम्बे में, ट्रॉम्बे भी महाराष्ट्र में ही है, ट्रॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर इन इंडिया इज। इंडिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर, रिएक्टर का मतलब ये नहीं है जो रिएक्ट करेगा, रिएक्शन अगर मैं बताऊं कोई यहाँ पे ए यहाँ पे बी, इन दोनों को ऐड करके मैं बना दूं कोई ए बी प्रोडक्ट, तो ये जो इस तरफ है ना ये रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है। और मैं बोल रही हूँ रिएक्टर, रिएक्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर रिएक्टर पता है किसको बोलते हैं, वो वेसल, वो एक बड़ा सा जो वेसल होता है उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जिस इसके अंदर रॉ मटेरियल डाला जाता है जो फ्यूल होता है न्यूक्लियर, इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं, अंदर एक्टिविटी हो रही है न्यूक्लियर एक्टिविटी। तो इस वेसल को इस कंटेनर को रिएक्टर बोलते हैं, राइट। और इंडिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया ने पहली बार पोखरान में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर इम्प्लोजन कब किया था, पहली बार, यानी पोखरान 1 की बात हो रही है। पोखरान कहाँ है, राजस्थान में। ये किसकी बात हो रही है, हमारे न्यूक्लियर वेपन टेस्ट की बात हो रही है। तो अंडरग्राउंड क्यों, क्या छुप छुप के करना पड़ा, वर्ल्ड का प्रेशर था, हमें नहीं करने दे रहे थे टेस्ट, यूएसए का खास करके। तो ये था 1974, 18 मई। ए पार्ट इज द राइट आंसर हियर। 1974 इंदिरा गांधी सरकार, टेस्ट किया गया। अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर ख़त्म हुई थी और हमें सशक्त करने के लिए ये टेस्ट किया गया था कि हम मतलब हमारे पास हो, हम मतलब अपना डिफेंस तो कर सकें, इसके लिए हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा था। फिर सक्सेसफुल हुआ 1998 में जाके, जब दूसरा जो पोखरान टेस्ट किया गया था, 2 थे वो कंटिन्यूटी किया गया था, 11 मई 13 मई 1998, तो वो सक्सेसफुल रहे थे। लेकिन ये जो पहला था, फर्स्ट टाइम ये किया गया था, उसका नाम क्या था, नाम था इसका स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। इसका नाम था, पोखरान 1 भी बोलते हैं और द स्माइलिंग बुद्धा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, इंडिया का ऐसा न्यूट्रॉन रिएक्टर जो यूरेनियम 233 को यूज करता है एज अ फ्यूल, और ये पहला है ऐसा जो यूरेनियम 233 को यूज कर रहा है एज अ फ्यूल, ऐसा रिएक्टर कामिनी का, इसका नाम है कामिनी। ये कहाँ पे है, देखो का में इसकी जगह का नाम छुपा हुआ है, का से बना कल्पक्कम, और इसका आगे पूरा नाम क्या है, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। तो मिन्नी से मिन्नी जुड़ गया तो बन गया कामिनी, ठीक है। तो ये यूरेनियम 233 को एज अ फ्यूल यूज करता है, और इंडिया का ये पहला ऐसा है जो यूरेनियम 233 को एज अ फ्यूल यूज करता है, और इसका नाम है कामिनी। कहाँ पे है, कल्पक्कम। अब बोलोगे कल्पक्कम कहाँ पे है, तो ये है तमिलनाडु में, दिस इज इन तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 8 इज, जो अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब गिराया था 1945 में, उसका नाम क्या था। देखो अमेरिका ने 2 शहरों पे बॉम्ब गिराया था, एक था हिरोशिमा, एक था नागासाकी, जापान का। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, 1945 की बात। इसी बॉम्ब गिराने के बाद फिर क्या हुआ था कि ये जंग खत्म हो गई थी। तो जो हिरोशिमा पे डाला गया था इसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे डाला गया था ना, इसका नाम था फैट मैन, ठीक। तो हिरोशिमा वाले का नाम क्या था, लिटिल बॉय। तो बी पार्ट इज राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 9 इज, एटम बॉम्ब बनाते वक्त कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है। यहाँ पर 2 चीजें लिखी हैं इन्होंने, फिशन और फ्यूजन। फिशन क्या होती है, जब एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता है धीरे धीरे करके तो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस बना देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिशन बोलते हैं, राइट। और फ्यूजन क्या होती है, जब 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं, इसे बोलते हैं फ्यूजन।
तो बोलते हैं कि एटम बॉम्ब बनाते वक्त कौन सा इनमें से यूज हो रहा है, फिशन फिशन प्रिंसिपल लग रहा है कि फ्यूजन लग रहा है, दिस इज फिशन, न्यूक्लियर फिशन हो रही है यहाँ पे, न्यूक्लियर फिशन, यानी न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है ना एटम का वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वो दो हिस्सों में टूट रहा है, बेसिकली डिसइंटीग्रेट होना होता है, अलग अलग हो जाते, दो हिस्से अलग अलग हो जाते हैं। और ये जो डिसइंटीग्रेशन है ना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस पर सेकेंड, इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी, या बोल लोगे रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि जब ये एक्टिविटी होती है तो रेडिएशंस निकलती हैं बाहर की तरफ। तो इस रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो है बैकेरल। क्या है? बैकेरल। एसआई यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का, यानी डिसइंटीग्रेशन के रेट का, बैकेरल, क्योंकि हेनरी बैकेरल थे जिन्होंने डिस्कवर की थी रेडियो एक्टिविटी। ठीक। और आप बोलोगे कि फिर ये क्यूरी क्या है? क्यूरी, देखो एसआई यूनिट बैकेरल ही है और क्यूरी जो है ये कॉमन यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का। समझ गए? ओके। क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन बॉम्ब किसके ऊपर बेस्ड है? अब हाइड्रोजन एक छोटा सा न्यूक्लियस है, खुद सोचो, एक ही इसके अंदर क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, वन प्रोटॉन। और इसके अगर आइसोटोप की बात करें तो उसमें एक प्रोटॉन मिलेगा, एक न्यूट्रॉन भी मिल जाएगा। आइसोटोप भी होते हैं हाइड्रोजन के, कल ही हमने देखा था, है ना। तो अब ये छोटा सा न्यूक्लियस है, छोटी सी चीज़ है, तो ये फिशन तो कैसे ही करेगा? न्यूक्लियस टूटेगा तो बनेगा कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बना देंगे। हीलियम में दो प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन, और यहाँ पे दो प्रोटॉन होंगे। दो प्रोटॉन वाली स्पीशीज को क्या बोलते हैं? हीलियम बोलते हैं। तो दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बना देंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो होगा वो न्यूक्लियर फ्यूजन के इस पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आर देयर अंडर एनपीटी? एनपीटी क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। किसकी नॉन प्रोलिफरेशन? कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, ये अलग अलग कंट्रीज को रोकता है न्यूक्लियर वेपन बनाने से। लेकिन ये कब हुआ? जब बाकी लोग बन चुके थे न्यूक्लियर पावर, जिन्होंने बनना था। तो ये है 5 ऐसे न्यूक्लियर पावर्स हैं, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं ऑलरेडी, जो इसके मेंबर हैं। तो कौन कौन से हैं ये याद रखना आप। रशिया है, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रशिया का नाम होता है रशियन फेडरेशन, यूके यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, मैं खाली चाइना लिख रही हूँ, और फ्रांस। ये 5 ऐसे हैं जो न्यूक्लियर पावर्स हैं ऑलरेडी, जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं बहुत सारे, और फिर भी ये एनपीटी के हिस्सा है। एनपीटी क्या होती है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो रोकता है स्टेट्स को न्यूक्लियर वेपन बनाने से। तो जिनके पास नहीं है, अगर वो साइन कर लेते हैं तो वो आगे बना नहीं पाएंगे कभी। तो जिनके पास ऑलरेडी है तो उनका कुछ नहीं कर सकते। तो ये थी, और इंडिया ने इसमें साइन नहीं किया है, पाकिस्तान ने भी नहीं किया है। तो किस किस ने साइन नहीं किया है, ये थोड़े से ही लोग हैं, देख लो, आप याद रख लो। ये है एक इंडिया का तो आपको पता होना ही चाहिए कि इंडिया ने इसमें साइन नहीं किया है। तो इंडिया के साथ साथ और भी लोग हैं जिन्होंने साइन नहीं किया, जैसे कि इसराइल है, पाकिस्तान है, हमारे अपने पड़ोसी हैं ये, और साउथ सूडान, ये अफ्रीकन कंट्री है, साउथ सूडान, इन्होंने भी इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किया। और पहले नॉर्थ कोरिया ने कर लिया था, तो अब वो भी इसी गिनती में, उसने भी खुद को विदड्रॉ कर लिया, नॉर्थ कोरिया ने विदड्रॉ कर लिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसने विदड्रॉ कर लिया? पहले इसने साइन किया था, बाद में ये हट गया, बोलता नहीं बनाऊंगा मैं। तो अब ये जो है क्वेश्चन आ सकता है कि किसने विदड्रॉ कर दिया? ये है नॉर्थ कोरिया ने विदड्रॉ कर लिया। और किसने पहले साइन किया ही नहीं था कभी? इंडिया, इसराइल, पाकिस्तान और साउथ सूडान ने। साउथ सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है। और देखो, ये वो देश हैं जिनको लगता है कि आसपास के जो पड़ोसी हैं वो थोड़े खतरनाक हैं। जैसे कि पाकिस्तान को भी डर रहता है इंडिया से, और इंडिया को पाकिस्तान से, पाकिस्तान को सिर्फ इंडिया से ही नहीं, ईरान से भी डर रहता है, क्योंकि जितने भी पड़ोसी हैं सबके साथ कुछ ना कुछ मसला चलता रहता है।
और जो इंडिया है, इंडिया को भी चाइना और पाकिस्तान से ये मतलब ऑलरेडी जब वॉर हो चुकी है तो अब इसके बड़ा क्या सबूत चाहिए। तो इसके लिए इनको, इंडिया को भी सेल्फ क्या बोलते हैं इसको, रिलायंट होना था कि हमें भी अपने पास डिफेंस करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। और इसराइल, पूरी दुनिया जानती है इसराइल एक बीच में है, उसके आसपास जितने भी पड़ोसी हैं सबके साथ कुछ ना कुछ उसका भी मसला चलता रहता है। तो इन स्टेट्स ने डिसाइड किया कि हम अगर इसको साइन करेंगे तो हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन बना नहीं पाएंगे। और वेपन ही क्या, हम अगर कुछ और चीज़ बनाने के लिए भी लाएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए भी मटेरियल लाना चाहेंगे, हमें देगा कोई नहीं, क्योंकि वो सोचेंगे कहीं वेपन तो नहीं बना रहे। तो ये थी कहानी इसकी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की। कब आई थी ये? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात कर रही हूँ। 1968 में जुलाई को ये साइन की गई थी। जो ये न्यूक्लियर पावर्स ने ऑलरेडी, रशिया, यूके, यूएसए, ये सब थे इसमें, और भी कम से कम भी 40 कंट्रीज और थी इनके साथ जिन्होंने ये साइन करी थी पहली बार। और 1970 से ये इफेक्टिव हो गई। और इंडिया को तब से बोल रहे हैं कि साइन कर लो कर लो कर लो, इंडिया ने नहीं किया है इसके ऊपर साइन। और इंडिया की अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो ये है कि हम लोग फर्स्ट, न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी की बात करूँ तो फर्स्ट यूज़ हम नहीं करेंगे। ये बोला गया है कि हमने बनाया तो है वेपन अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन हम डिफेंस के लिए ही इसे यूज़ करेंगे और हम कभी भी फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कि चलो जी ये बॉम्ब फेंक देते हैं पड़ोसी के ऊपर। तो ऐसा नहीं करेंगे, ये इंडिया की अपनी पॉलिसी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ नेशनल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? 3 पिलर्स क्या हैं इसके? डिसआर्मामेंट, ताकि लोगों के पास हथियार ना हो, नॉन प्रोलिफरेशन, और इसको एनकरेज ना किया जाए। जैसे प्रोलीफर क्या होता है कि मेरे पास कोई हथियार है, अब मैं दूसरे लोगों को भी दे रही हूँ बनाने के लिए, मेरे पास ये कला है बनाने की, मैं दूसरों को बांट रही हूँ, कला भी, रॉ मटेरियल भी दे रही हूँ। तो ये इस चीज़ को भी रोकना है और पीसफुल यूज़ करना है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, ताकि सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी ही बनाई जा सके, हथियार ना बनाए। पहला ही इसका सही आंसर मिल गया हमें। यही है 3 पिलर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के। क्वेश्चन नंबर 13 इज, जो न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होती है उसे क्या बोलते हैं? तो अभी कल हमने देखा कि वो तो फिशन हो रही है, फिशन हो रही थी ना, कल भी हमने देखा एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के 2 छोटे छोटे बनाएगा। तो हो तो रही है फिशन, लेकिन कौन सी? कंट्रोल्ड। कोई ऐसे नहीं ओपन एटमॉस्फेयर में हो रही है, एक रिएक्टर के अंदर एक बड़ा सा, एक हमारे पास ड्रम की तरह शेप का ये होता है, कंक्रीट का या किसी हार्ड चीज़ का, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सके बेसिकली। तो ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं इसे, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। क्वेश्चन नंबर 14, द एनर्जी इन द सन इज प्रोड्यूस्ड बाय। सूर्यदेव में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? तो न्यूक्लियर फिशन हो रही है कि फ्यूजन हो रही है? देखो आप यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके हीलियम बनाते हैं। हीलियम थोड़ा बड़ा होता है हाइड्रोजन से, तो हीलियम बनाएंगे। तो ये जो बी है ना, ये वाली सही रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, 2 न्यूक्लियर मिल रहे हैं और एक बड़ा न्यूक्लियर बना रहे हैं, बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं। जो न्यूट्रिनोस क्या होते हैं? ये न्यूट्रिनोस वो होते हैं जो न्यूट्रल तो होते हैं लेकिन इनका कोई मास होता ही नहीं है, मास मतलब इनका 0 ही समझ लो। तो ये नहीं है। कॉस्मिक रेडिएशन क्या होती है? न्यूक्लियर एक्टिविटी की वजह से यहाँ से रेडिएशन जो निकलती है उनको हम कॉस्मिक रेडिएशन बोलते हैं। जो स्पेस के अंदर जो रेडिएशन निकलती है सूर्यदेव से या दूसरे गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जो पहुँचती हैं उनको हम कॉस्मिक रेडिएशन बोलते हैं। लेकिन कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से सूर्यदेव में एनर्जी नहीं आती, सूर्यदेव में एनर्जी आती है न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से कॉस्मिक रेडिएशन होती है। तो फर्क है ना, इसलिए पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर ओनली। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड का पहला एक्सपेरिमेंटल टोकामक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है ये किस देश में है? पहला एक्सपेरिमेंटल जो रिएक्टर बनाया गया था, ये एक रिएक्टर है
इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाई गई थी। ये किस देश का है? दिस इज फ्रॉम फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 16, एक 400 मेगावाट वाला न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो कितना रेडियम प्रोड्यूस कर लेता है? कितना इक्विवेलेंट रेडियम प्रोड्यूस कर लेगा वो? ये करता है 100 टन डेली। 100 टन रेडियम, सोचो आप, 100 टन रेडियम सिर्फ 400 मेगावाट की जो न्यूक्लियर पावर है वो बनाने के लिए 100 टन रेडियम डेली प्रोड्यूस हो रहा है। और ये रेडियम क्या है? ये रेडियम क्या है? इसका एटॉमिक मास 88 है। ये यूरेनियम का डिके होके बनता है। जो यूरेनियम जो हमने फ्यूल यूज़ किया है ना, तो उसका जब ज़्यादा डिके हो जाता है तो तब इसका जो रेजिड्यू जो बच जाता है पीछे वो ये होता है रेडियम। तो इसका मतलब ये वेस्ट मटेरियल हो गया अब इसमें। तो अब इस रेडियम को कहीं ना कहीं डिस्पोज करना होगा, है ना। तो डिस्पोज कैसे करते हैं कैसे नहीं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आगे, तो हम वहाँ से देख लेंगे। LLW स्टैंड्स फॉर, LLW क्या है इनमें से? LLW होता है लो लेवल वेस्ट। देखो जो वेस्ट होते हैं ना, या तो वो लो लेवल एग्जेम्प्ट होता है जिसका कोई नुकसान ही नहीं है। इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट ILW है ये, ठीक है, ILW। फिर हाई लेवल भी होता है HLW, हाई लेवल वेस्ट भी होता है। तो ये जो कम है ना, जो लो लेवल, और ये इनको डिस्पोज आप सीधा अंडरग्राउंड, मतलब ग्राउंड के अंदर इनको बरी कर सकते हैं ग्राउंड में। लेकिन जो हाई लेवल होता है ना, इसको बरी करने के लिए तो बहुत गहरा खड्डा चाहिए, और साथ में अगर अच्छा होगा अगर ओशियानिक जो क्रस्ट है उसके अंदर इसको आप बरी करते हो, ओशियन के क्रस्ट के अंदर, ताकि ये ज़मीन से बहुत दूर रहे। जो हाई लेवल का होता है ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर ये जो पहले वाला क्वेश्चन आपने देखा ना अभी, ये वाला, इसमें अगर ये जो रेडियम है ना, अगर ये ओपन एटमॉस्फेयर में रह जाए ये 100 टन, तो ये 100 स्क्वायर किलोमीटर इतना जो एरिया है ना, उसमें एक भी जिंदा चीज़ नहीं बचेगी, बैक्टीरिया भी नहीं बचेगा, इंसान जानवर प्लांट सब खत्म कर देगा। इतना खतरनाक चीज़ है ये, मतलब अगर ये ओपन एटमॉस्फेयर में डाली जाए तो। इसलिए इनको डिस्पोज करने के लिए स्पेसिफिक तरीके यूज़ किए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पावर आउटपुट। सबसे ज़्यादा पावर आउटपुट कौन से पावर स्टेशन में होता है इंडिया के? ये है कूदनकुलम। कूदनकुलम कहाँ पे है ये? दिस इज इन तमिलनाडु। और सबसे पहला पावर स्टेशन इंडिया का कौन सा है? ये है तारापुर। सबसे पहला कौन सा है? तारापुर। आप बोलोगे कि हमने आपको बोला अप्सरा। अप्सरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं था, वो एक रिएक्टर था। रिएक्टर होता है वो कंटेनर जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, और पावर स्टेशन होता है वो जगह का नाम, किस जगह पे ये आपने पूरा सेटअप किया, पूरी जो ये एनर्जी प्रोड्यूस करने की टरबाइन और ये सारा रिएक्टर सब कुछ सेट किया है, इसको बोलते हैं प्लांट। तो प्लांट सबसे ज़्यादा जहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है पावर का, कूदनकुलम से मिलता है। और तारापुर जो है पहला हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया का। कहाँ पे है तारापुर? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।